नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। तो आज खोट पे चोट में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो कि प्रयागराज में हुई है। इसके पहले उदयपुर में भी कुछ ऐसी ही घटना सुनने को मिली थी। वैसे तो जिहाद एक बड़ा ही विवादित शब्द नजर आता है। ये विवादित इसलिए है क्योंकि इस्लाम में भी इस पर मतभेद बताया गया है, क्योंकि मुस्लिम धर्म गुरु और विद्वान मानते हैं कि इस शब्द को गलत नजरिए से पेश किया जा रहा है, जबकि कुरान में इसका जिक्र बहुत ही साफ है। अब उदयपुर के बाद प्रयागराज से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। दिन दहाड़े रोंगटे खड़े कर देने वाला वारदात को अंजाम देने वाला एक अपराधी पकड़ा गया है प्रयागराज में। हम कह सकते हैं कि कुछ अर्बन जिहादी जो हमारे समाज में पाए जाते हैं, उनके पढ़े लिखे होने का भी कोई मतलब नहीं दिख रहा है। हमने यहाँ अर्बन जिहादी क्यों कहा है, आपको बताते हैं। अर्बन जिहादी यानी कि वो लोग हमारे बीच, हमारे समाज के बीच पढ़े लिखे लोग जो अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मानसिकता में कहीं ना कहीं खोट जरूर है। इसी खोट को सुधारने के लिए, या फिर हम यूं कहें कि ऐसी मानसिकता को मिटाने के लिए, धर्म गुरुओं को सामने आकर अच्छी शिक्षा देने की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खतरे को आसपास मंडराता हुआ आप हमेशा देखेंगे, जैसा कि आपने प्रयागराज में देखा। लगातार हो रही इजराइल और हमास युद्ध के बारे में भी पूरा देश जानता है। हमास की मुख्य प्रस्तुति के बारे में भी पूरा विश्व जानता है, और हमास के समर्थक के बारे में भी आप सब जानते ही होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद कुछ ऐसे ही समर्थकों की वजह से आज क्या पूरा देश खतरे में बना हुआ है। देश या फिर विश्व को देखें तो पूरा विश्व खतरे से भरा हुआ है। हौसले बुलंद हो रहे हैं अपराधियों के। अभी ताजा मामला प्रयागराज से है। इसके पहले उदयपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। उदयपुर में फांसी की सजा तो नहीं हुई, लेकिन जेल की सजा काटी जा रही है। यहाँ मामला लेकिन प्रयागराज में योगी सरकार के अंडर में है। कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर, बहुत गंभीर एक्शन लिया, और अगर एक्शन गंभीर है तो राजस्थान सरकार पर दबाव तो जरूर रहेगा। दरअसल प्रयागराज शहर में चल रही एक इलेक्ट्रिक बस में इंजीनियरिंग के छात्र लारेब हाशमी ने कंडक्टर पर बेरहमी से चौपट से कई वार किए हैं, जिसे देख बस में सवार सभी यात्रियों की रूह कांप गई है। तो चलिए पहले इस वीडियो पर एक पैनी नजर डालते हैं। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, ऐसे देख खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। इंशाअल्लाह वो मरेगा, और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज की तरफ पैगाम दे रहा है कि जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए। इंशाअल्लाह हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अंतरीम मारेंगे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान और माल से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो, फरिश्ते आएंगे। और में दी मदद फरमाओ एक। तो अब आपने वीडियो देख लिया, शब्दों का प्रयोग भी देख लिया। ऐसी भी खबरें सामने हैं जहां कहा गया है कि जिहादी अभी जिंदा है बोलकर उसने हमला किया है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से ही सब कुछ पता चल रहा है। वहीं हमला करने के बाद इंजीनियरिंग का छात्र लारेब हाशमी मौके से फरार हो गया है, और दिन दहाड़े हुई इस खौफनाक घटना को पुलिस ने, प्रशासन ने एक्टिविटी सामने आई है प्रशासन, और प्रशासन एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। कंडक्टर पर बहुत बार हमले किए हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से
ऐसी मानसिकता को खत्म करना बहुत ही चैलेंजिंग नजर आ रहा है, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं। और हर जगह हम वैश्विक तौर पर देखें तो हमास, इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है। वहीं अगर हम भारत देश की बात करें तो अगर ऐसी गतिविधियां सामने आ रही हैं तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही ज्यादा निंदनीय। और इसी पर चर्चा करेंगे हम विलक्षण सक्सेना जी से, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। विलक्षण सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, विलक्षण सक्सेना जी, जैसा कि आपने देखा होगा प्रयागराज में हमला हुआ है। हमला के दौरान ऐसी खबरें सामने आई हैं कि अभी जिहादी जिंदा है ऐसा बोलकर हमला किया गया है। इस तरीके की खबरें जैसे उदयपुर में भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। उदयपुर, बहुत से शहरों में कई बार मामले दबा भी दिए जाते हैं, लेकिन अब प्रयागराज का मामला सामने उठा है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, आप अगर इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें स्नेहा जी, तो होता क्या है कि एक व्यक्ति है यहाँ पर, एक एनरेज्ड यूथ है जो कंज्यूम कर रहा है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि उसे सोशल मीडिया, उसे आसपास के अपने लोग और संगठित रूप से मिल रही है। यहाँ इशू सबसे बड़ा ये आता है कि जब हम कोई भी व्यक्ति रिलीजन के अगेंस्ट बोलने वालों के आवेश में जब वो सामने आके हमले की स्थिति पर आ जाता है, तो सबसे पहले तो ये देखना जरूरी होता है कि वो ऐसी क्या इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है। कि अगर आप ध्यान दें, ऐसे रिलीजन एक्सट्रीमिज्म के किस्से हमारे देश में कोई पुरानी, मतलब ऐसी तो कोई बात नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ है। ये 1945 से होता आ रहा है। और तब 1947 से लेके आज तक में अलग अलग बस इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट्स बदल गए। पहले बुक्स को बैन किया जाता था जिनमें ऐसी भड़काऊ भाषा का या भड़काऊ चीजों का उपयोग किया जाता था, उनका खंडन किया जाता था। अब हो क्या गया है कि ऐसे यूथ्स को जिनको लैक ऑफ एजुकेशन मिलती है अपने आसपास के उसमें, क्योंकि वो मोस्टली ज्यादातर समाज के द्वारा बड़े बले गए हैं, रादर देन कि उनको एक फॉर्मल एजुकेशन आपकी और हमारी तरह या अन्य समाज के अच्छे लोगों की तरह मिली जाए, जो कानून व्यवस्था पे पूरी तरह से विश्वासग्रस्त होते हैं। अब ऐसे यूथ जब जिस तरह का कंज्यूम कर रहे हैं मटेरियल ऑनलाइन, उसे उन्हें एनरेजमेंट मिलती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक चीज हमें सिंपैथाइज करने की जरूरी ये है कि जो मटेरियल ऑनलाइन आजकल क्रिएट किया जा रहा है, अगर वो किसी धर्म के अगेंस्ट है तो वो किस हद तक रेलेवेंट, किस हद तक फैक्चुअली करेक्ट और किस हद तक उस व्यक्ति को पूरी तरह से साइकोलॉजिकली चेंज कर रहा है। आपने अगर ध्यान दिया हो, यूपी एक वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स है जिन्होंने सबसे पहले देश में ऑनलाइन कंटेंट पे मॉनिटरशिप के काम के लिए कानून व्यवस्था के पूरा सेटअप किया गया। वहां पर ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है कि आप ऑनलाइन कंटेंट क्या अपलोड कर रहे हैं और विजिबिलिटी उन चीजों के संबंध में क्या है। यहाँ तक कि जो भी घटनाएं होती आई हैं, यहाँ तक कि अगर आप देखें कि वायलेंस से रिलेटेड, ज्ञान व्यापी मस्जिद से रिलेटेड जो भी रिसेंटली मुद्दे आए थे, इनमें भी वीडियोस को सीक्वेंशियली कोर्ट ऑर्डर्स के बाद ही रिलीज किया गया। लेकिन इसके बाद भी एक लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ऐसे यूथ्स को एनरेज किया जाता है। अब इसमें फॉल्ट एज हमारा कहाँ आता है? सी पॉइंट इज, जैसे कि हम देखते हैं कि किस तरह से संसद में भी एक दिल्ली के सांसद अभद्र भाषा का प्रयोग करके किसी के धर्म, समाज, जाति को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स ये किसी भी व्यक्ति को एनरेज करने के लिए काफी है, लेकिन गलत तब होता है जब व्यक्ति इंस्टिगेटेड हो जाता है कानून को अपने हाथ में लेने के लिए। और ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पूरे के पूरे देश में एक सोशल री इंजीनियरिंग का फेज चल रहा है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है यूथ द्वारा कि हमारी बिलीव्स, हमारी रिलीजन, कोई भी रिलीजन का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, या कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे अगर कोई मतलब किसी पर्टिकुलर देश से सिंपैथी, जैसे आपने इजराइल हमास की बात करी, तो चाहे उनकी बात करी जाए, लोग इस बात पे ज्यादा फोकस करने लगे हैं कि मेरी पर्सनल आइडेंटिटी को कितना तवज्जो मिल रहा है। बिल्कुल, आप अगर ध्यान से देखें, रिसेंटली सोशल मीडिया पे कई एक वीडियो वायरल हुई, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, हैदराबाद के एक
एरिया की वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर एक यूथ इसी उम्र का एक यूथ 20-21 साल का एक यूथ ये कह रहा है कि हम तो काफी भरा बैठे हैं लेकिन हम कुछ बोलते नहीं क्योंकि जिस दिन हम बोलेंगे तो ये सरकार हमारे पीछे ही आ जाएगी और हमें क्षतिग्रस्त करेगी, हमें नुकसान पहुंच जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यक्ति कानून के डर से रुका तो हुआ है लेकिन कोर ऑफ द इशू ये है कि उसको जो कंटेंट जो एजुकेशन मिल रही है उसका कोई सोल्यूशन नहीं क्रिएट किया जा रहा। बिल्कुल, तो और यहाँ पर जब एक सीनियर लीडर्स इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ावा देते हैं तो उसके कारण ही इस तरह की चीजें बहुत ही सांप्रदायिक माहौल क्रिएट कर देती। हम अगर याद करें तो सबसे पहले जैसे आपने उदयपुर की घटना की राजस्थान में जो हुई थी उसका जिक्र किया था, ये सब एग्जैक्टली शुरू कब हुआ? जब एक पर्टिकुलर नेता ने लाइव चैनल पे जाकर एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में कथित नॉन कथित, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर उस पर इन डेप्थ स्टडी नहीं करता या उस पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग नहीं करता तो बेहतर है कि उसके सर्टेन कमेंट्स को एक रिस्ट्रिक्टिव वे में ही लिया जाए। बट उन्होंने एक सर्टेन क्लेम किया, उसका नतीजा पूरे देश में आग लग गई, एक सांप्रदायिक आग लग गई और उस चीज को रोका नहीं गया। द फैक्ट इज कि उनके द्वारा क्लेम की गई जो थ्योरीज थी कि एक सर्टेन प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, उनके जीवन के एक फेज के बारे में जो उन्होंने कमेंट किया था उसके ऊपर तथ्यात्मक बात किसी और धर्म गुरु ने नहीं करी, ना किसी ने आके क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन इशू करने की कोशिश करी कि सही है या गलत है। और आज के समय में उसको इस प्रकार से देखा गया कि ये हमारे धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है और उसी के कारण गला काटने की घटनाएं आपने देखा। और अकेले वो नॉर्थ इंडिया या उत्तरी क्षेत्र तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रही, यही सेम चीजें आपको केरला में एक विशाल रैली में देखने मिली जिसमें लोगों द्वारा उनकी पर्टिकुलर भाषा में करे गए कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और आप ये चीज देखें कि एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब अगर आप कोई एक रिलीजन के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट करते हो तो उसका सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप ये होता था कि आप कानून व्यवस्था पे पूरी तरह से विश्वास जताते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे और इसी के लिए भारतीय दंड संहिता में अलग अलग कानून भी बनाए गए हैं। देयर इज एन एंटायर चैप्टर डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। बट अब लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि सर्टेन पॉलिटिकल लीडर्स, सर्टेन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, पब्लिक फिगर्स ऐसी सांप्रदायिकता को इंस्टिगेट करने में अपना पूरा हाथ दे रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई इस तरह की अभद्र कोई घटना होती भी थी तो वायलेंस से पहले, मैं आपको भोपाल का एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ। हमीदिया हॉस्पिटल के एक्सकेवेशन के दौरान एक आर्च निकला था जहाँ पे दोनों समुदाय के लोगों ने क्लेम किया था कि ये हमारे पूजा करने का स्थान है। उस संबंध में कुछ वायलेंस हुआ लेकिन किसी की आगजनी की, किसी की मृत्यु की खबर इस तरह से प्रोमिनेंटली नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स एक तनाव की सिचुएशन बनी रही बट दोनों धर्मों के धर्मगुरु ने अगले ही दिन एक हफ्ते के दौरान बैठकों के बाद प्रशासन के साथ मिलजुल कर उसका निराकरण किया और आज का नतीजा है कि भोपाल में एक अच्छे सांप्रदायिक की। अब यही आप अगर आज की स्थिति में होता तो ये बहुत दुखद बात होती कि हमें कई अकेले भोपाल से नहीं, भोपाल में हुई घटना के लिए दोनों समुदायों के प्रति से देश के अलग अलग लोगों की तरफ से कमेंट आते, इवन इंटरनेशनल मुद्दा तक बन जाता। और हो भी यही रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है वो ऐसे रिलीजन के लोगों पर जो यहाँ पे रॉन्गफुल एक्शन लेते हैं उनको किसी दूसरे देश में जिहादी डिक्लेयर कर दो और उनको एक बहुत ही महान लोगों के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और आतंकवादियों को ट्रेन करने के लिए इस तरह के वीडियोस को, इस तरह के एक्शंस को प्रमोट किया जाता है। और फिर ऐसे ही इन्फिल्ट्रेटेड लोग जो स्लीपर सेल के रूप में इंडिया में काम करते हैं या आते हैं उनको इस तरह से मोटिवेशन मिलता है जो कि पूर्णतः गलत है। और इसीलिए आप ध्यान से देखिए जब भी सांप्रदायिक घटनाओं की बात होती है सबसे पहले देश में एक अच्छा फेज शुरू हो गया था 2003-2004 के बाद। इवन राम जन्मभूमि का जब इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्णय आने वाला था तो उस समय पी चिदम्बरम जो थे वो मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मुझे आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जब उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा था एक पत्रकार के सवाल पे कि क्या आपको लगता है कि जो भी डिसीजन आएगा लेकिन वायलेंस होना तो तय है क्योंकि
पहले भी ऐसा हो चुका है। तो बिल्कुल, उन्होंने हाँ। एक बहुत सिंपल चीज कही थी, बोले आज का यूथ बहुत एजुकेटेड है, आज के यूथ में समझ है, वो ये चीज समझते हैं कि धर्म, समुदाय और इन सब पे बयानबाजी, इन सब पे घटना को प्रमोट करना अब हमारे देश की कोई कल्चर या संस्कृति नहीं रही है, क्योंकि अंत में इससे सिर्फ सत्ताधारी दलों का ही फायदा होता है और वही उसकी रोटी सेकते हैं। इसमें पिसने वाला सिर्फ आम आदमी होता है। बिल्कुल, लेकिन लक्षण जी, यहाँ पर जैसे आपने एजुकेशन की बात कही, तो हम अभी अगर प्रयागराज की घटना देखें तो बीटेक का छात्र है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन अगर एक तरफ देखें हम तो एक डिग्री के तौर पर यूथ आगे ज़रूर बढ़ रहा है, डिग्रियां हासिल कर रहा है, एजुकेशन हाई होती जा रही है, लेकिन एक जो रिलीजियस एजुकेशन होता है, एक पर्टिकुलर जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसमें अलग अलग धर्मगुरु होते हैं, तो जो धर्मगुरु को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं धर्मगुरुओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी को अपनी तरफ खींचने का और उसी आइडियोलॉजी में आगे बढ़ाने का। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा स्नेहा जी, जहां तक धर्म गुरुओं का यहाँ पे रोल आता है कि ये धर्म गुरु किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज है कि इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब हम वैश्विक स्तर पे आ गए हैं, ये रिलीजन से रिलेटेड लोगों को एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। यहाँ पर इस तरह का इंस्टिगेशन सिर्फ लोअर लेवल के धर्म गुरुओं के नेताओं अपनी रेलेवेंस बचाने और अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को मेंटेन करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको एक चीज ध्यान रही होगी कि कई बार धर्मगुरुओं द्वारा ऐसे स्टेटमेंट, खास तौर से खाप पंचायतों के जो लीडर्स होते हैं, या आप देखें केरला में लीडर्स आते हैं, या आपको कई बार हैदराबाद जैसे उसमें, या लखनऊ में, या यूपी के गांवों में से ऐसे लीडरों द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं। लोग ये चीज यहाँ पे एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं कि धर्मगुरु इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब एक यूथ के पास रिलीजन पे दिमाग लगाने से ज्यादा अपने घर की रोटी कमाने में, सक्सेस पाने में, एक अच्छा परिवार शुरू करने में, और टू एन एक्सटेंड आज की डेट का जो यूथ है, दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स वर्किंग, बिल्डिंग अ बिजनेस, वर्किंग, बिल्डिंग अ बेटर सोसाइटी के ऊपर काम करते हैं। ऐसे टाइम पे एक मिड लेवल एजुकेटेड यूथ जो कि फ्रस्ट्रेटेड है करंट देश की सुविधा, जिसको नौकरी नहीं मिल रही, जिसको जीवन यापन के साधन नहीं मिल रहे प्रॉपर, इसमें वो हमेशा कोशिश करते हैं कि किसको ब्लेम किया जाए, और ब्लेम गेम का यहाँ सिंपैथेटिक माइंड का फायदा उठाते हैं ये धर्मगुरु, जो ये बताते हैं कि अगर आज एक पर्टिकुलर रिलीजन का ये स्टेट होता, जैसे भारत देश अगर आज एक कोई समस्त हिंदू राष्ट्र होता, या अगर भारत देश आज से कोई मुस्लिम शासित होता, या कोई अदर रिलीजन का होता, तो आज तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं होती। और उसका वो उदाहरण भी देते हैं अलग अलग देशों के बारे में। और आज का यूथ आप देखें, इसी मिड लेवल का यूथ जो एक प्रॉपर डिग्री पाने के बाद भी आज नौकरी दर बदर के लिए भटक रहा है, उनके लिए ये एक्टिविटीज रिलीजन से रिलेटेड बहुत लुक्रेटिव हो जाती हैं, क्योंकि वो उन्हें दो चीजें प्रोवाइड करती है, एक तो फेम, एक सामाजिक स्तर पे काम। आप देख सकते होंगे कि कई यूथ बड़ी ही ब्रैग तरीके की बातें करते हैं, बहुत ब्रैग करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर पार्टी से एसोसिएट है, हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज हमें इस फलाना उच्च स्तरीय नेता द्वारा आमंत्रित किया गया है। दूसरा उनको मतलब इनवाइट भी किया जाता है कि आपकी सीधी बातचीत होगी, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर धर्म के लिए काम कर रहे हैं। सेकंड चीज, ये एक रीजनेबिलिटी उनको प्रोवाइड करती है, क्योंकि कोई भी इंसान जब उसके जीवन में कुछ ठीक अच्छी चीज नहीं चल रही होती, तो वो एक रीजन ढूंढने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और यहाँ पर ऐसे धर्मगुरु फायदा उठाते हैं और ऐसे लोगों को आइडियल्स बनाते हैं। जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर समुदाय की बात करें, तो हम देखते हैं कि उन समुदाय के जो हीरोज हैं, वो आइडियल्स कौन है। वहीं पर मतलब अगर मैं यहाँ से कहना चाहूँ, एक कंपैरिजन आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऐसा ही डिबेट एक बार मतलब ये धर्म से रिलेटेड नहीं, नस्ल से रिलेटेड था, लेकिन अमेरिका में ये छेड़ा गया था। उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों है कि अश्वेत समुदाय के अंदर अपराध, रेप, अनएजुकेशन, ड्रग्स, इन सब की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, और ऐसा श्वेत समुदाय के बीच में क्यों नहीं है। तो एक एनालिसिस ने एक बहुत सिंपल आंसर दिया था कि आप देखें कि अश्वेतों के आइडियल्स कौन है, मूवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स,
रॉक स्टार, रैपर्स, ऐसे लोग जो एक पब्लिक पर्सनालिटी, मतलब बॉक्सिंग आइकन्स रखे हैं, और ऐसे लोग जिनका पूरा ही लाइफस्टाइल ऐसी चीजों पे केंद्रित होता है जो समाज के प्रति कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। वहीं अगर आप श्वेत लोगों के लिए आइडियल्स को देखें तो उनके लिए आइडियल्स कौन होता है? उनके लिए आइडियल्स राष्ट्रपति होता है, क्योंकि वो एक श्वेत व्यक्ति बन रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, कुछ मूवी स्टार्स भी होते हैं, कोई पब्लिक फिगर्स भी होते हैं, बड़े डॉक्टर्स होते हैं, बड़े साइंटिस्ट होते हैं। तो ये बात बहुत जरूरी पड़ जाती है स्नेहा जी, यहाँ पर देखते हुए कि कौन सा समुदाय किन पब्लिक फिगर्स को अपना आइडियल बना बैठा है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम को के कोई हेटर्स नहीं है, उनसे कोई नफरत नहीं करता, क्योंकि वो समाज के हर तबके के लोगों के लिए एक बहुत बड़े आइडल हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर अब्दुल कलाम जी के अलावा हम गिनाने की कोशिश करें तो लैक ऑफ, जबकि ऐसा नहीं है कि है नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आपको मिल जाएंगे जो एक पर्टिकुलर धर्म समुदाय को फॉलो भी करते हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत जबरदस्त काम भी किया है। बिल्कुल, हाँ। बट क्या हम उनके आज बखान कर रहे हैं? क्या हम आज उनकी बात कर रहे हैं? जब हम उनकी बात नहीं करते तो वो लोग खो जाते हैं। खान अब्दुल गफार खान जो थे, जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, आज विरला ही उनका नाम लिया जाता है आजादी की लड़ाई में। हाँ। और ज्यादातर ये डिस्कशन किया जाता है कि कौन पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के लिए आइडियल्स क्या रहे हैं, क्या इनकी तरफ से कभी कोई रहा। अगर आप आज और मैं बैठे जो कि एक बेटर एजुकेटेड लोग हैं, मैं उसको क्षेत्र वाइज भी अगर बांट दूं तो मैं आपसे पूछूं कि आप दक्षिण भारत के कुछ प्रोमिनेंट स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम बताएं, तो आप और मैं नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसका कारण है कि हमने उनके बारे में जाना नहीं, कोशिश नहीं करी पढ़ने। बिल्कुल। और अगर आज कोई इंस्टाग्राम की रील या यूट्यूब की वीडियो देखकर हम वो नाम याद भी कर ले, तो हम इस बात की कोई प्रमाणिकता नहीं दे सकते कि उनके बारे में जो उस वीडियो में कहा गया है वो सत्य है कि नहीं सत्य। बिल्कुल। और इसी तरह से माइंड मैप और शिकंजे में पूरी तरह से आज का यूज लिप्त है। इसी वजह से ऐसी निंदनीय घटनाओं को धर्मगुरुओं द्वारा भी, कभी कुछ धर्मगुरुओं द्वारा प्रचारित भी, इंटरनली प्रचारित भी किया जा रहा है और यूथ को पूरी तरह से भटकाया जा रहा है। बिल्कुल आपने जो कहा कि एक माइंड मैपिंग हुई और यूथ को भटकाने का जो काम किया जा रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड किया जा रहा है, यानी कि सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। सारे धर्मगुरु अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट्स बना चुके हैं और उसी के जरिए मैं किसी भी धर्म की बात करूं तो यहाँ पे सारे धर्म एक तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि सही चीज़ है, अगर पॉजिटिविटी में कोई धर्म आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर गलत चीज़ों में प्रोत्साहन मिलेगा तो बहुत बड़ा खतरा एक नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन, हमास, ये सारे जो मुद्दे सामने आए हैं, इसमें भी हमास को लेकर भारत में कुछ हमास का सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सपोर्ट करने वाली जो कैटेगरी है भारत देश में, उसकी वजह से भी क्या इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन मिल रहा है? देखिए, भारत देश का तो संविधान ही एक ऑप्शन आपको देता है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उन पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं। जहां तक बात रही, हर व्यक्ति को भारत के अंदर एक विचार रखने की पूरी स्वच्छंदता है, वो रख सकता है। वो और अभी हुआ भी, जैसे कि हमने घटना अभी देखी वर्ल्ड कप के दौरान, जब एक प्लेयर दौड़ के स्टेडियम के बीचों बीच पहुंच गया था और वो पैलेस्टीनियन सपोर्टर था। लेकिन क्या लोकतंत्र में उसको अरेस्ट किया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। डिस्ट्रप्शन के लिए मे भी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर देश को सपोर्ट कर रहा था। पॉइंट इज अल्टीमेटली स्नेहा जी, यहाँ पर हमें ये देखने की जरूरत है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो हमसे कंसर्न नहीं है, हमारे मित्र देश हो सकते हैं लेकिन हमसे कंसर्न नहीं है, डायरेक्टली हमें चैलेंज नहीं करता, उस पर्टिकुलर चीज में हम इन्वॉल्व नहीं है, एक तरीके से हम एक्सटेंडेड सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन उनके मुद्दे में और हमारे मुद्दे में जब धर्म की एक कॉमनैलिटी आ जाती है, तो हमारे देश में उन धर्मों को फॉलो करने वाले लोगों के लिए क्या ये रेलेवेंट बन जाता है कि हमारे खुद के देश में उस घटनाक्रम से संबंधित कोई अराजकता फैलाना एक सही डिसीजन है? ये बहुत ही रेलेवेंटली बात होती है कि हम ये सोचेंगे कि यार मतलब इसको अगर बहुत सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो ये है कि विचारों की स्वच्छंदता हमें हमेशा मिलेगी, लेकिन विचारों की स्वच्छंदता का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले लोगों को इंस्टिगेट करें टू टेक फर्म एक्शन और टू किसी का गला काट दें या चॉप समवन हेड ऑफ, या एक ऐसे अभद्र स्टेटमेंट करें जिससे सामाजिक पूरा फैब्रिक खराब हो जाए, खत्म हो जाए। और जहां तक इंटरनेशनल रिलेशंस की बात रही है, हम एक चीज जानते हैं कि जब
रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो सभी ने एक इनिशियल स्टैंड में कहा था कि नहीं, रशिया जैसा एक डोमिनेटिंग बड़ा न्यूक्लियर पावर देश यूक्रेन को पूरी तरह से डोमिनेट करे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमें समझ में आया कि हमारी नेशनल फॉरेन पॉलिसी इस बारे में क्या कहती है, तो लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें इतिहास पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब जयशंकर जी ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बैठ के इसका विस्तार रूप से अलग अलग फोरम्स में पोर्शन टू पोर्शन डिस्कशन किया, तो हमको रियलाइज हुआ कि हमारे क्या कहते हैं सैनिक इतिहास में रशिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उनके द्वारा जो सही सही समय पर हमें पूरी तरह से मिलिट्री, फाइनेंशियल और सिक्योरिटियल सहायता मिली है, तो पूरे ही देश में एक नैरेटिव अलग ही चेंज हो गया। लोगों को रियलाइज हुआ कि हमारा नेशनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी स्टैंड क्या है, और इसकी वजह से एक मेजॉरिटी ऑफ चंक जो पहले यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने आके रशिया को सपोर्ट किया। और उनको रियलाइज हुआ। दूसरी तरफ भी यही चीजें आई कि यूक्रेन ने कई बार हाफिज सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करने के लिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन जनरल असेंबली में इंडिया ने मोशन मूव किया था, उसको ब्लॉक करने वाला वो अकेला स्टेट था। तो लोगों को रियलाइज हुआ कि हमारे दुश्मन कौन है। और ये बात आज भी भारत देश में एक बहुत अच्छी चीज है कि चाहे किसी भी जाति समुदाय के लोग हो, धर्म विशेषता की बात अलग आ जाती है, लेकिन अब ये लोग समझ गए हैं कि आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। एक आतंकवादी सिर्फ एक आतंकवादी होता है। इसलिए आज भी आप चाहे विश्व पे किसी भी उसमें जाए, युद्ध हमास और इजराइल का है, और उसमें मरने वाले और उसमें पिसने वाले लोग पैलेस्टीनियन लोग हैं, फिलिस्तीनी लोग हैं। इसलिए हमास के प्रति लोगों को बहुत जबरदस्त गुस्सा भी, क्रोध है, लेकिन उतनी ही सिंपैथी पैलेस्टाइन के लोगों के प्रति भी है कि उनको इतनी डायर कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है, और इसलिए वॉर क्राइम्स के लिए इजराइल को भी उतना ही दोष दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक मैच्योरिटी है, एक सामाजिक मैच्योरिटी है जो हमें समझनी होगी कि धर्म का, आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। एक आतंकवादी आतंकवादी ही होता है, जो इंसानियत का सबसे बड़ा। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। और एक और बात देखने को मिली कि जिस तरीके से आइडियोलॉजी और पर्सपेक्टिव यहाँ बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के पीछे यूथ भाग रहा है तो यूथ में ऑलरेडी इतनी एनर्जी होती है, और गलत डायरेक्शन में या गलत आइडियोलॉजी को फॉलो करने में अगर यूथ लग गया तो कुछ ना कुछ गलत होता ही नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एक खौफनाक घटना की, जो कि प्रयागराज में हुई है। प्रयागराज में ऐसी घटना हुई है, इसके पहले उदयपुर में भी ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आइडियोलॉजी जैसे कि बात हुई, यहाँ पर परसेप्शंस की बात हुई। देखना ये है कि इस तरीके से अगर यूथ आगे बढ़ रहा है और मानसिकता में बदलाव नहीं आ रहा है, बहुत ही पढ़े लिखे लोग समाज में हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी उनके दिमाग के कॉर्नर में मानसिकता जो है वही बैठी हुई है, बदलने का नाम नहीं ले रही है। शायद यही वजह है, इसी वजह से आज माहौल बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जो पहले हुआ करता था वो अभी भी हो रहा है, और अगर ये ऐसा चलता रहेगा तो आने वाले समय में बेहद खराब माहौल देखने को मिलेगा। आने वाली जनरेशन बहुत सी चीज़ों से उसको जूझना पड़ेगा और बहुत लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रयागराज में ऐसी घटना हुई है, देखना ये होगा कि अपराधी जो है, इस तरीके के अपराधी, उन पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि योगी सरकार है और योगी सरकार में अगर ऐसी गतिविधि होती है तो इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाते हैं। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।